नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। तो रक्षाबंधन के पश्चात आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। और हम में से प्रत्येक भारतीय के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। अक्सर हमने लोगों को यह कहते हुए देखा है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को, साथ ही साथ बुद्धिजीवियों को विश्व गुरु शब्दावली का प्रयोग भारत के लिए अक्सर किया जाता है। अक्सर भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने भी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही है। तो सवाल कई बार ये उठता है कि वास्तव में विश्व गुरु शब्द जो है, यह अपने आप उभर कर आया है, भारत खुद ब खुद विश्व गुरु बन जाएगा, या पहले विश्व गुरु था, अभी ये फिर से विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, और जल्द ही यह पुनः विश्व गुरु का अपना जो सम्मान है, ओहदा है, वह पुनः प्राप्त करेगा। तो इसके संदर्भ में एक बात समझनी जरूरी है। जब विश्व गुरु की बात की जाती है, तो गुरु भारतीय संस्कृति में, भारत के शैक्षणिक परिदृश्य से अगर देखा जाए, तो गुरु की उपाधि हम उन्हें प्रदान करते हैं जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करे, साथ ही साथ उसमें ज्ञान का सागर हो। ज्ञान का सागर कहने का अर्थ किसी एक विषय का नहीं, बल्कि विभिन्न विषयों का। और यही ज्ञान का सागर जो है, यह उस व्यक्ति को दूसरों के लिए न केवल प्रेरणा स्रोत बनाता है, बल्कि उन्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए मार्गदर्शन में सहायता भी करता है। तो सवाल ये उठता है कि विश्व गुरु क्या भारत पहले था? अगर था तो कैसे? और आने वाले समय में यह पुनः कैसे अपनी उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा? तो इसके संदर्भ में मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, विश्व गुरु भारत शुरू में था। अगर इस बात को हम गौर करें, ध्यान दें, तो हमें यह समझ में आता है कि मनुष्य की आरंभिक सभ्यताएं जब विकसित हुई, उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उसी समय भारत में भी एक अत्यंत उन्नत सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, या यूं कहे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी के द्वारा इनकी खोज तो की गई, साथ ही साथ यह भी बताया गया कि भारत की यह जो सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। और भी कई जानकारियां जो थी, खुदाई के द्वारा प्राप्त हुई। आगे चलकर इसमें भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में और भी बातें मालूम चली। सभ्यताओं का क्रमबद्ध जो विकास था, इसके बारे में मालूम चला। साथ ही साथ यह भी मालूम चला कि हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन सभ्यताएं भी भारत में थी, जो सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नहीं चली, या यूं कहा जाए कि उनका हमें अस्तित्व अभी भी मिलता है, लेकिन उसके संदर्भ में एक क्रमबद्धता नहीं दिखती है। रामायण, महाभारत कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो हमारे महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं। और इनके द्वारा हमें यह भी मालूम चलता है कि भारत प्राचीन काल में अत्यंत उन्नत था, और कई ऐसे क्षेत्रों में प्रगति कर चुका था जो एक सामान्य, आप कह सकते हैं, देश के लिए या एक सामान्य सभ्यता के लिए कई हजारों वर्षों का समय काल पूरा करने के बाद प्राप्त करने वाली उपलब्धियां यहाँ पर प्राप्त की जा चुकी थी। तो ये तो थी सामान्य जानकारियाँ, जो कि उस समय के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है हमारे ग्रंथों के द्वारा। लेकिन अगर हम उन्हें हटा दें कहने का मतलब है, अगर हम उन सभी जानकारियों को, उन ग्रंथों को अगर एक तरफ भी रखें, तब भी हमारे पास कई ऐसे स्रोत, कई ऐसे साहित्यिक सामग्रियां हैं जो हमें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि आधुनिक युग में मानव सभ्यता जिन क्षेत्रों में विकास कर रही है, और जिसे मॉडर्न आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, साइंस, या यूं कहा जाए कि मॉडर्न टाइम के अनुसार एडवांस माना जाता है, या बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी के लिए यूजफुल बताया जाता है, ये सारी गतिविधियां प्राचीन काल में बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से चल रही थी। जैसे कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का उदाहरण हम लेते हैं, तो लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन ने दुनिया को सिखाया। लेकिन भारत में तो वैशाली गणराज्य पहले से मौजूद था, जो कि
जहाँ पर चुने हुए राजा आते थे जिनकी संख्या लगभग 7,700 बताई जाती है, जो मिलकर निर्णय लेते थे। उसी तरह से अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए चला जाए, या प्रकृति को टुवर्ड्स नेचर का जो नारा दिया जाता है कि प्रकृति के अनुसार चले, तो भारत में तो यह बहुत पहले से हमें दिखाई देता है। तो विश्व गुरु अगर भारत को कहा जा रहा है, या भारत को विश्व गुरु पुनः बनाने की बात कही जा रही है, तो इसके पीछे ऐसे कई उदाहरण हैं, बहुत सारी आप कह सकते हैं कि बीती हुई बातें हैं, जिनको जब देखा गया, रिसर्च किया गया, तो यह मालूम चला कि नहीं, ये अभी जिन चीज़ों को बहुत एडवांस कहा जा रहा है, वो प्राचीन भारत में बहुत पहले से ही सोसाइटी का एक अंग रही हैं। तो कैसे रही हैं, इसके बारे में क्या स्रोत हैं, इसके बारे में आगे चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ग्रामर के बारे में उदाहरण लेते हैं। तो ग्रामर यानी कि व्याकरण जिसे कहते हैं, तो व्याकरण के बारे में कहा जाता है कि किसी भी भाषा को बहुत अच्छा बनाने के लिए, और आप कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को त्रुटि रहित बनाने के लिए उसका ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना ग्रामर के हम लोग भाषा की कल्पना नहीं कर सकते, बिना अशुद्धता के। अशुद्धता अगर हमें चाहिए, शुद्धता के, तो शुद्धता अगर हमें चाहिए, तो जाहिर सी बात है ग्रामर का इंपॉर्टेंट रोल है। प्राचीन समय में संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है, या यूं कहा जाए कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। कई बार इसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। साथ ही साथ संस्कृत के बारे में यह भी कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है, तो उन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करने में संस्कृत के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाना अंग्रेजी की तुलना में कई गुना ज़्यादा आसान होता है। इसके बारे में भारत की कुछ दिग्गज कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में, जिन्होंने इस बारे में अपने रिसर्च के द्वारा और सॉफ्टवेयर बनाकर इन चीज़ों को बताया भी है। शब्दों में अशुद्धता आप कह सकते हैं, हमें मतलब अगर निकालनी है, या यूँ कहा जाए कि शुद्ध रूप से अगर किसी शब्द का अर्थ निकालना है, चाहे उल्टा पढ़ा जाए या सीधा, तो वह हमें संस्कृत से ही मिलता है, जबकि बाकी भाषाओं में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो व्याकरण की महत्ता को समझते हुए आज से कई सौ साल पहले, या मैं यूँ कहूँ कि आज से हजार वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले लगभग कहा जाए तो, ग्रामर के संदर्भ में भारतीयों ने अपनी अत्यधिक उन्नति प्राप्त कर ली थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ के द्वारा हमें ग्रामर के बारे में मालूम चलता है, संस्कृत ग्रामर, या यूँ कहा जाए कि ग्रामर को पूरी तरह से उन्होंने बताया है। उसी तरह से कात्यायन है जिन्होंने वार्तिका की रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। व्याकरण भर्तृहरि ने वाक्य प्रदीप की रचना की। जिनेंद्र बुद्धि ने काशिका विवरण पंचिका की रचना की। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो ग्रामर पर बेस्ड थी, यानी कि ग्रामर को ध्यान में रखते हुए ग्रामर के अनुसार यह पुस्तकें रची गई, ताकि किसी को भी अगर शुद्धता समझनी है, तो वह इन पुस्तकों के रेफरेंस से या इन ग्रंथों के द्वारा शुद्ध रूप से किसी भी भाषा, मतलब किसी भी भाषा में, या यूँ कहा जाए किसी भी भाषा नहीं, एक निश्चित एक निर्धारित भाषा में वाक्यों का निर्माण कर सकता था, जो आज के समय में हम देखते हैं रेफरेंस बुक के में, जिसे ग्रामर का उसमें दिया जाता है, या फिर ग्रामर को वहाँ महत्ता दी जाती है कि त्रुटि रहित होना चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारे भारत में आज से 2000 साल पहले ही चीज़ें समझ ली गई थी, जबकि उस समय दुनिया के लगभग सभी देश अंधकारमय युग में जी रहे थे। तो ये एक क्षेत्र है ग्रामर के संदर्भ में। अब आते हैं, उसी तरह से कुछ और ग्रंथ हैं जिनकी रचनाएं हुई, जैसे कि सर्ववर्मन ने रचना की थी कातंत्र व्याकरण की। वर रुचि ने रचना की थी प्राकृत प्रकाश की। उसी तरह से शाक्टायन ने रचना की थी शाक्टायन व्याकरण की। वोपदेव ने रचना की थी मुग्ध बोध व्याकरण की। गंगाधर दुर्विनीति ने रचना की थी शब्दावतार की। हल्ला युद्ध ने रचना की थी कवि रहस्य की। तो सुनने में थोड़ा लगता है कि अरे चलो ग्रामर की रचना कर ली तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और क्या किया। तो और क्या किया मैं अब यहाँ पर देखिए, आज हम लोग कानून की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन यह लॉ एंड ऑर्डर का जो आप कह सकते हैं व्यवस्था, या यह कानून व्यवस्था जो है,
इसके बारे में भी भारतीय इतने सजग थे कि इन्होंने प्राचीन समय में इसकी महत्ता को समझते हुए कानून व्यवस्था पर भी किताबों की रचना कर दी थी। कानून व्यवस्था के लिए भी रचनाएं की जा चुकी थी, जिनका समाज में उपयोग किया जाता था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब सवाल होता है किस तरह की किताबें हैं, तो उसमें आ जाता है हमारा कानून और धर्मशास्त्र से संबंधित पुस्तकों में असहाय नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना की थी नारद ने। उसी तरह से विश्व रूप जो है, इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति है उस पर टीका की रचना की थी। भारूची ने उसी तरह से मनुस्मृति की रचना थी, उस पर टीका लिख दी थी। उसके बाद मेघातिथि ने भी मनुस्मृति पर टीका लिखी थी। गोविंद राज ने भी मनुस्मृति पर टीका लिखी। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पर टीका लिख दी थी। जीमुत वाहन ने दाय भाग की रचना की थी। कुल्लुक भट्ट ने मनुस्मृति पर टीका लिखी। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पत्रु की रचना की। रघुनंदन ने स्मृति तत्व की रचना की। सूल पानी ने बंगाल में स्मृति विवेक की रचना की। देवन भट्ट ने आगे चलकर स्मृति चंद्रिका की रचना की। मित्र मिस्र की बात करें तो उन्होंने वीर मित्रोदय की रचना की। विश्वेश्वर भट्ट ने मदन पारिजात की रचना की। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनको तैयार किया गया समाज में कानून और धर्म शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, ताकि समाज में व्यवस्था जो है वह सही ढंग से चले, उसमें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी तरह से कानून और धर्मशास्त्र की रचना तो की गई, तो दंड के लिए भी प्रावधान किए गए, दंड नीति, और साथ ही साथ राजनीति शास्त्र को ध्यान में रखते हुए भी कुछ पुस्तकें लिखी गई, ताकि शासन करने में भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आपको उभर कर सामने आता है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई रचना अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र वर्तमान समय में हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेकिन प्राचीन समय में अर्थशास्त्र नामक एक किताब की रचना की गई थी, या पुस्तक या ग्रंथ की रचना की गई, और इसके रचयिता थे कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। इन्होंने रचना की थी अर्थशास्त्र की, जिसमें शासन कैसे करना है, राजा को कैसे शासन करना चाहिए, इसके संदर्भ में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज से तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा वर्ष पहले की बात है, जब ये सभी रचनाएं हुई हैं, जो अपने आप में असाधारण है। इन एक्सपेरिमेंट्स या इन ग्रंथों में जो जानकारी है वो हमें प्रेजेंट टाइम पीरियड पे दिखाई देते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाएं, या इस बात की रोचकता को आप इसी बात से समझकर खुद हम लोग अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज जिस सेक्रेटरी या फिर आज जिस ट्रेजरर जैसे पोस्ट बनाए गए हैं, ये प्राचीन काल में भी मौजूद थे। जैसे सचिव, अमात्य, अमात्य प्रमुख, ये सभी पद उस समय मौजूद थे, और उसका ही बदला हुआ रूप आज हम लोग अपने समाज में देखते हैं। सेनापति, आज का जनरल उस समय का सेनापति। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है, जो हमें ये बताता है कि कैसे प्राचीन काल में ये व्यवस्थाएं बहुत पहले ही सोच समझकर लागू की गई थी, हमारे तत्कालीन समय में या तत्कालीन वर्तमान और आने वाले आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए। उसी तरह से अनदर है कामंदक। कामंदक ने कामंदक नीति सार की रचना की। यह भी आपका अर्थशास्त्र के आधार पर ही लिखी गई थी, उसी के पैटर्न पर थी। सोमदेव सूरी ने रचना की थी नीति वाक्यमृत की। परमार भोज ने रचना की थी युक्ति कल्पत्रु की। देवन भट्ट ने रचना की थी राजनीति कांड की। चंडेश्वर ने रचना की थी राजनीति रत्नाकर की। इसी तरह से शुक्राचार्य ने शुक्र नीति सार की रचना की। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ थे जो दंड नीति एवं राजनीति शास्त्र को प्राथमिकता देते हुए लिखे गए थे, जिनका प्रयोग समाज में होता था, जो समाज को सुचारू रूप से चलाने में, व्यवस्थित क्रम में रखने में अपनी समय के अनुसार भूमिका निभाते थे। उसी के साथ ही साथ आगे चलकर साहित्य के क्षेत्र में भी भारत ने असाधारण योगदान दिया। अब बात आती है साहित्य क्या, तो आज की डेट में हम लोग जिस नोबेल को पढ़ते हैं या जिन नोबेल्स को पढ़ते हैं, आपने अक्सर सुना होगा या हम अक्सर देखते हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं वो अक्सर ये कहते हैं दैट हमारी सक्सेस का राज है कि हम लोग किताबें पढ़ते हैं।
तो किताबें, जाहिर सा बात है, वो जो किताबें पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग तरह की किताबें होती हैं, लेकिन इस बात की महत्ता को समझिए कि किताबें पढ़ना और किताबों से अर्जित ज्ञान, पुस्तकों के द्वारा अर्जित ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे पूर्वजों ने कई सौ साल पहले समझ लिया था। और उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की जो आज के आधुनिक समय में लिखे जाने वाले ग्रंथों और किताबों से कई गुना ज़्यादा वैल्यूएबल मानी जाती हैं। नो डाउट वर्तमान समय में वर्तमान रिक्वायरमेंट जो है, प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट के अनुसार भी बहुत सारी रचनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझना कि वो भी एज अ रेफरेंस अभी भी यूज़ की जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब साहित्य में जैसे देखिए, भरत ने रचना की थी दूसरी शताब्दी में नाट्य शास्त्र की। उसी तरह से भट्टी ने रचना की थी भट्टी काव्य की। भामह भामह थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में काव्यालंकार की रचना की थी, जिसे कहा जाता है अलंकार विषय का सबसे पुराना ग्रंथ है यह। उसके बाद है दंडी ने काव्यशास्त्र की रचना की। वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना की थी। रुद्र ने भी काव्यालंकार की रचना की। तो ये जो रचनाएं हैं, ये साहित्य के क्षेत्र में थी, मतलब साहित्य को ध्यान में रखते हुए लिखी गई, जिससे कि समाज में लोग कैसे बदलते परिवेश के अनुसार क्रिएटिव बने, इन बातों को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया था, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य था। और ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, न जाने कितने विद्वान होंगे जो अलग अलग स्तर पर काम करते थे, तब जाकर इस तरह के ग्रंथ रचित किए जाते थे। और आज भी इन सभी को कई देशों में, हमारे देश में भी इनफैक्ट रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है, और इन्हीं का बदला हुआ रूप हमें प्रेजेंट टाइम पीरियड में दिखाई देता है अलग अलग फॉर्म्स में। इनमें से कुछ श्लोकों को निकाल कर एक अलग रचना कर दी गई, कुछ मतलब कि शास्त्र उन्हें निकाल कर किया गया। अब जैसे अलंकार हो गया या कला हो गई। अब भारत में 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। विदेशों में आपको ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारे यहाँ पे प्राचीन काल में 64 कलाओं में ज्ञान दिया जाता था, जो कि आज तक सबसे ज़्यादा रेलिवेंस माना जाता है। अलग अलग सेक्टर में कैसे ट्रेनिंग देनी है लोगों को इसके लिए, तो उसमें भी इसका अपना योगदान रहा। उसी तरह से अनदर आ जाता है कोश ग्रंथ के संदर्भ में है। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। हल्ला युद्ध ने अभिधान रत्नमाला की रचना की। हेमचंद्र ने रचना की अभिधान चिंतामणि की। अजय पाल ने नानार्थ संग्रह की रचना की। केशव स्वामी ने नानार्थावर्ण संक्षेप की रचना की। तो ये सभी कोश ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, कुछ स्पेसिफिक को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कथा साहित्य में उसी तरह से गुणाढ्य के द्वारा वृहत कथा है। हरिसेन के द्वारा वृहत कथा कोश है। बुद्ध स्वामी के द्वारा द्वारा वृहत कथा श्लोक संग्रह है। जिनेश्वर के द्वारा है कथा कोश प्रकरण है। धर्मदास गनी के द्वारा हमें मिलता है उपदेश माला है। विजय सिंह सूरी के द्वारा है भुवन सुंदरी। श्रावक आऊ के द्वारा है विवेक मंजरी। हाल के द्वारा है गाथा सप्तसी। और देवचंद्र सूरी के द्वारा है कालकाचार्य कथा। ये सभी रचनाएं कथा साहित्य से संबंधित हैं। उसी तरह से प्रबंध काव्य पर रचनाएं की गई थी, जैसे कि विमल सूरी के द्वारा रची गई थी पौमचरीय। स्वयंभू के द्वारा थी पौमचरीय या पद्मचरित। गुणचंद्र गनी के द्वारा रची गई रचना का नाम था पार्श्वनाथ चरित। लक्ष्मण गनी के द्वारा रची गई रचना थी सुपार्श्वनाथ चरित। तो ये तो रचनाओं के संदर्भ में है। और किस फील्ड में भारत ने अपना योगदान दिया जहां पर इसने खुद को साबित किया कि भारतीयों का ज्ञान असाधारण है? तो अब आते हैं आयुर्वेद विज्ञान के बारे में। प्रेजेंट टाइम पीरियड पर आप देखिए कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि वेस्टर्न मॉडर्न जो मेडिसिन्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि एलोपैथी की जो दवाइयां हैं, उनसे बीमारियां तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन जड़ सहित बीमारियां ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं जो बीमारियों को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इम्पैक्ट भी इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राचीन काल में आयुर्वेद जो था, उसको लेकर कहा गया कि आयुर्वेद के द्वारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं बिना किसी तरह के साइड इफेक्ट के। तो आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था प्राचीन काल में, और आज भी देखा जाए तो आयुर्वेद का प्रयोग जो है वो कई तरह की असाध्य बीमारियों को ठीक करने में
किया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कुछ समय पहले अपने एक वक्तव्य में कहा था कि केनिया के प्रधानमंत्री की, जहाँ तक मुझे याद है, कोई किसी पॉलिटिशियन की बेटी थी, एग्जैक्टली मुझे कंट्री भी नाम एग्जैक्टली अभी सही से मैं नहीं कहूँगा। तो उनकी बेटी का बीमारी का इलाज जो था वो किसी देश के डॉक्टर के द्वारा कर पाने में सफलता नहीं मिली, लेकिन भारत आकर उन्होंने केरला में इलाज कराया प्रधानमंत्री के से सलाह करने के बाद, और उनकी वो बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। उसी तरह से ब्रिटेन के प्रिंस को जब एक बीमारी हुई थी, कैंसर शायद उन्हें हुआ था, तो उसके इलाज के लिए उन्होंने एलोपैथी के बदले में आयुर्वेदिक मेडिसिन को चुना था, हर्ब्स को चुना था। तो ये हमें साफ तौर पर बताता है कि आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो अपने आप में बहुत ही रिलायबल है, और यह बीमारियों को बिना किसी तरह के नुकसान के सही करता है। तो इस वजह से इसका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद में कौन कौन सी रचनाएं थी? तो जैसे चरक है, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। भेल ने भेल संहिता की रचना की। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जिसमें उन्होंने सर्जरी के बारे में बताया, उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। और उनकी जो रचना है सुश्रुत संहिता, उसमें आपको जानकर ताजुब होगा कि मॉडर्न टाइम पे सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, वैसे 116 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उनके पिक्स जो हैं, फोटोज़ जो हैं, ड्राइंग जो हैं, वो बनाकर उस किताब में मेंशन किए गए हैं। आप अंदाजा लगाएं, आज से 2000 साल पहले, 1800 साल पहले ये रचनाएं की गई हैं, और उसमें इस तरह के मशीनरी हैं, या वो मशीनें हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्कैल्पन से लेकर और कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट जो कि सर्जरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो उस समय प्रयोग किए जाते थे उनके द्वारा, जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं डॉक्टर सर्जरी के लिए। आप सोच सकते हैं, या हम लोग इस बात को लेकर अपने आप पे कितना गर्व कर सकते हैं कि जिसको दुनिया अभी प्रयोग करे वो हमारे यहाँ पे बहुत पहले ही किया जा चुका है प्रयोग, और उसका बहुत सफलता के साथ लोग उसको प्रयोग भी करते थे। उसी तरह से वाघ भट्ट ने रचना की थी अष्टांग हृदय की। अनदर फिर है काश्यप ने काश्यप संहिता की रचना की थी। सारंगधर ने सारंगधर संहिता की रचना की थी। चक्रपाणि दत्त ने चिकित्सा सार संग्रह की रचना की थी। भोज परमार ने आयुर्वेद सर्वस्व की रचना की थी। गोपाल भट्ट ने रसेंद्र सार संग्रह की रचना की थी। ठीक इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पशु विज्ञान के बारे में। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल मनुष्यों को ही महत्व दिया गया, पशुओं के बारे में दुनिया की शायद ही कोई ऐसी आप कह सकते हैं सभ्यता हो जिसने ये मेंशन किया हो कि कौन से पशु के इलाज के लिए किस तरह की दवाइयाँ या क्या प्रयोग किए जाए। जबकि भारत में पशुओं के इलाज के लिए भी किताबों की रचना की गई, ग्रंथ लिख दिए गए हैं कि कैसे पशु का इलाज करना है। जैसे यहाँ पर है पाल काव्य, पाल काव्य जो है, इस ये किताब थी जो कि लिखी गई थी हाथियों का इलाज कैसे करना है, हाथियों की चिकित्सा के संदर्भ में। और इसी का आप एग्जांपल देखिए, इंडिया में हाथियों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना हुआ है जहां पर हाथियों का इलाज किया जाता है, शायद ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये बहुत, आप कह सकते हैं, मोटिवेशनल है कि हमारे यहाँ पर मानव और पशु के बीच में भेद नहीं किया गया, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया और उस पर महत्ता दी गई, जो दुनिया के किसी देश में उस समय दूर दूर तक मौजूद ही नहीं थी। इनफैक्ट उस समय तो दुनिया के देश में वो लोग बर्बर जीवन जी रहे थे, जबकि हम लोग यहाँ पर सभ्यता के एक पीक लेवल पर थे, जो कि पहुंचने में न जाने कितने दशक लग जाते हैं। लोगों को दशक भी नहीं, शताब्दियां लग जाती हैं। अनदर हो जाता है नारायण। नारायण नाम का ग्रंथ था जिसे मातंग लीला कहते हैं, यह भी हाथियों के इलाज के संदर्भ में लिखी गई। सालीहोत्र लिखा गया अश्व शास्त्र पर, यानी कि अश्व का, घोड़े का इलाज कैसे करना है इसके संदर्भ में। रुद्रदेव ने सौलियक शास्त्र की रचना की जिसमें पंछियों का इलाज कैसे करना है इसके बारे में बताया गया था, सौलियक शास्त्र जिसे कहते हैं। तो ये किताबें जो हैं, ग्रंथ जो, ये हमें बताते हैं कि मनुष्य या भारत में हमने युद्ध और युद्ध के बाद सभ्यता का जो विकास होता है उसके पूरे क्रम को इतने अच्छे तरीके से समझा और इतने अच्छे से उसको अडेप्ट किया कि हमें उसके बाद किसी तरह का संघर्ष इस बात को लेकर नहीं करना पड़ा कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, बल्कि हमने अपना ज्ञान एक अलग लेवल पर पहुंचाया जहां से हम समाज और संस्कृति और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो हमारे
प्रयोग किए जाने वाले जो समाज के जो अन्य जीव हैं, या समाज भी कहूँ, या हमारी जो आप कह सकते हैं पर्यावरण है, पर्यावरण में दूसरे जो जीव हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, और इसको बहुत ही अच्छे से वहां पर समझते हुए यूटिलाइज भी किया गया। आगे उसके बाद फिर गणित शास्त्र, जैसे मैथमेटिक्स कहते हैं, तो मैथमेटिक्स में भारत में रामानुजम का नाम बहुत ही शान से लिया जाता है। भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने लगभग 2900 से भी ज़्यादा गणित के फॉर्मूले दिए, जो आने वाले लगभग और कुछ शताब्दियों तक, यानी कई सौ सालों तक वो प्रयोग किए जाएंगे हमारे भविष्य में, आप कह सकते हैं, जिनको अभी भी डिकोड किया जा रहा है उनके जो नोट्स थे उनके थ्रू, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हमारा जो आने वाला समय होगा उसमें चीज़ें जो होंगी वो बहुत अच्छे से अप्लाई की जाएंगी, या किस तरह से सोसाइटी चेंज होगी एटसेट्रा, यूनिवर्स को समझने में और बाकी चीज़ों में उनका रोल है। तो ऐसा नहीं कि गणितज्ञ भारत में कम थे, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एजुकेशन आने के बाद गणितज्ञ हुए। हमारे यहाँ पे गणितज्ञ भी पूरी तरह से भरे हुए थे। जैसे आर्यभट्ट हैं जिन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की, श्रीधर ने त्रिशती की रचना की, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, श्रीपति ने गणित तिलक और बीज गणित की रचना की, नारायण पंडित ने गणित कौमुदी की रचना की, आर्यभट्ट द्वितीय ने आर्य सिद्धांत दिया। ये वो रचनाएं हैं जिन्होंने गणित को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की या इंसानों की जो सोच है उसको न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि असाधारण रूप से हमारे ज्ञान का परिचय भी दिया। दुनिया में टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद पता चला कि 9 ग्रह होते हैं और अलग अलग तरह के नक्षत्र होते हैं, और उन नक्षत्रों के बारे में बताया गया। उसके बाद पृथ्वी गोल है, कैसे है गोल, कहाँ है, इन सभी के बारे में भी आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले मालूम चला। भारत में लगभग आप कह सकते हैं 1700 से 1800 साल पहले ही इन सभी के बारे में हमारे पूर्वजों ने बता दिया था। एटम के बारे में कहा जाता है कि एटम के बारे में बताने वाले जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि पदार्थ या मैटर जो है वो 3 एलिमेंट से बना हुआ है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये मतलब परमाणु का हिस्सा होता है, या परमाणु सबसे छोटा यूनिट, उसको भी बांटा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि भारत में महर्षि कनाद ने सैकड़ों वर्ष पहले ही इसकी व्याख्या कर दी थी कि अगर किसी वस्तु को अत्यधिक छोटे हिस्सों में काटा जाए, बांटा जाए, तो अंततः विभाजित करते हुए एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा हिस्सा बट जाएगा जिसके बाद उसे और बांटा नहीं जा सकता, और वह जो हिस्सा होगा, जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, उसे हम परमाणु के नाम से जानेंगे, यानी कि परमाणु से छोटा कोई हिस्सा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ये ज्ञान जो है ये वेस्टर्न साइंस के द्वारा हमें मालूम चला। हमारे यहाँ पे हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, विद्वान थे, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत पहले ही हमें बता दिया था। लेकिन कहा जाता है ना कि एक सेंटेंस यूज किया जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में माँ कितना भी अच्छा खाना बनाए, लेकिन होटल का खाना लगता है कि ज़्यादा टेस्टी है, जबकि सच्चाई ये होती है कि घर के खाने से अच्छा और हेल्दी कुछ नहीं होता। उसी तरह से भारत में हमारे जो विद्वान थे उन्होंने इतनी चीज़ें हमें दे दी कि हमारे लिए समय के साथ वो मतलब चीज़ें एक तरह से इतनी यूज टू हो गई ना कि हम लोग उनसे दूर होते चले गए। इसमें ना किसी व्यक्ति विशेष का मतलब कि रोल रहा उन चीज़ों में गलत तरीके से, और ना ही समाज का। समय के अनुसार जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, तो उसके बाद इंसान इतना यूज्ड टू हो जाता है कि वो उसका महत्व नहीं कर पाता, और उससे दूरी हो जाती है और उसे भूल जाता है। वही चीज़ें उस समय भी हुई। अब सवाल ये भी उठता है कि ये तो यूज टू के संदर्भ में जैसे हम लोग बोलते हैं, तो और भी चीज़ें क्या हमने कंट्रीब्यूट किया, या हम भारतीयों ने कंट्रीब्यूट किया? तो जी हाँ, ये तो कुछ चीज़ें थी। ज्योतिष शास्त्र में भी हमने कंट्रीब्यूट किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताया नक्षत्रों के बारे में। तो नक्षत्र से लेकर 9 ग्रह होते हैं, जिन्हें बु सु प्रीम वृष यू ने प्लू हम कह सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम, या फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के नाम से जैसे हम कह रहे हैं। वृष वृष यानी शनि, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, या फिर अरुण, वरुण, यम। तो इसमें से यम जैसे 9वां प्लेनेट हट गया। तो ये ऐसा नहीं है कि आज तो मॉडर्न साइंस ने बताया, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हमारे प्राचीन ग्रंथों से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पूरे 9 ग्रह हैं जो आकाश गंगा के में हैं और घूमते रहते हैं। तो ये हमें साफ तौर पर बताता है कि भारत में भारतीयों का ज्ञान जो है वो एक
एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर एट द टाइम था, जबकि उस समय कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज की तरह टेलीस्कोप और सैटेलाइट का यूज नहीं किया जाता था। सो इट्स ऑल अबाउट कितना शार्प विजन होता होगा, एक्यूरेसी होती होगी जिसने इन चीजों को ऑब्जर्व करके निकाला। उसी तरह से अनदर आ जाता है हमारा ज्योतिष में, जैसे लग्ध मुनि ने अपनी रचना की वेदांग ज्योतिष, गंगाचार्य की है गार्गी संहिता, स्फुटी ध्वज की है यवन जातक, नारद संहिता की है नारद, और वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता, वल्लाल सेन की अद्भुत सागर, राम दैवज्ञ की मुहूर्त चिंतामणि। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताती हैं। अब सवाल उठता है, क्या ज्योतिष शास्त्र रेलिवेंस है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? तो इसका भी पॉइंट है। आप देखिएगा ज्योतिष शास्त्र का कितना इम्पोर्टेंस है कि कई बार बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें ज्योतिष शास्त्र की गणना जो होती है वो बहुत एक्यूरेट रोल प्ले करती है, और उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में भी जो बातें बताई जाती हैं वह पूरे तरीके से जब उस पर अप्लाई किया जाता है तो उसके कई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये हमें साफ तौर पर बताता है कि ये सारी चीज़ें भारत में बहुत पहले से मौजूद थी और इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा अन्य ग्रंथों में जैसे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, अंग्रेज जब भारत आए उन्होंने इसका कई बार अनुवाद करा, इसके कई एडिशन पब्लिश कराए थे। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ वो हमें बोलते हैं कि भारत का विज्ञान, भारत का ज्ञान बहुत ही बेकार है या उसका कोई यूजफुल नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत का विज्ञान उनको कितना प्रभावित करता है कि वो एक तरफ हमारे विज्ञान को कोसते हैं और दूसरी तरफ उसे चुरा कर ले जाते हैं और उसको अपने नाम पे पेटेंट कराते हैं। इसका एक सबसे कॉमन मैं एग्जांपल बताता हूँ, हल्दी और नीम का। हल्दी और नीम भारत में हजारों वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है दवाइयों के रूप में, लेकिन पेटेंट इसे किसने कराया? अमेरिका ने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। पेटेंट का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र में ले लेना, कि इस इन दोनों पर किसी भी तरह की दुनिया में रिसर्च होगी तो उसके लिए पहले इनसे परमिशन लेनी होगी। अदरवाइज अगर परमिशन नहीं ली गई तो ये उन्हें मालूम चला या इन्होंने देखा तो उसको तुरंत क्लेम करके वो सारा का सारा ये उनके नाम पर हो जाएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे ज्ञान विज्ञान की महत्ता इन्हें समझ में आ गई कि वो इतना एडवांस है कि पूरी लाइफ अगर रिसर्च करें ये तब जाकर किसी एक दो चीज के बारे में मालूम चले। लेकिन भारत में इतना भरा पड़ा है कि कहा जाता है ना, समुंदर से 2 लोटा पानी लिया जाए या 2 मग पानी लिया जाए तो समुंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत में ज्ञान इतना भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा था कि अगर सारे ग्रंथों को निकालकर उसे डिकोड किया जाए तो शायद पूरी दुनिया में किसी तरह की कोई समस्या रहे ही ना जो सामान्य तौर पर होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, दंडी की 10 कुमार चरित्र हो गई, उसके बाद फिर सोमदेव की ललित विग्रह राज है। तो ये कुछ और भी ग्रंथ हैं जो कि भारत में जिनकी रचनाएं की गई। ठीक है, ओवरऑल पॉइंट हमारा ये है कि भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि विश्व गुरु था। ये तो कुछ उदाहरण हैं जिनको मैंने बताया या आपसे साझा किया, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितना हाई लेवल का नॉलेज, कितने हाई लेवल का ज्ञान अर्जित करके रखा था। ये तो समय के साथ आक्रमणकारियों के द्वारा भारत की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इतना नुकसान हुआ, जिसके कारण हमारा लगभग 1000 सालों का तो इतिहास पूरी तरह से स्पॉइल हो गया या बर्बाद हो गया। और नालंदा सबसे बड़ा नुकसान जो है हमारे लिए था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय शायद डिस्ट्रॉय न हुआ होता तो आज हमारे पास वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो अभी हम देख रहे हैं उससे भी आने वाले शायद 100-200 साल आगे की टेक्नोलॉजी होती। लेकिन इन सभी के बावजूद पॉइंट ये आता है कि भारत ने अपने आप को आज़ादी के बाद से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ आगे बढ़ाया। हमने आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों ने आगे बढ़ाया। और वो कहा जाता है ना कि डीएनए, जो साइंस का एक टर्म है कि डीएनए जो है उसमें और जीन्स जो हैं वो पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो आखिरकार हम सभी तो अपने पूर्वजों की ही संतानें हैं, तो हम में वो जीन्स हैं। और यही कारण देखिए कि टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में जिसमें हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड जो है उससे पिछड़े हुए माने जाते हैं, उसमें भी हमने उन्हें टक्कर देना शुरू कर दिया है। और न केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बल्कि सोसाइटी, कल्चर और बाकी जो सेगमेंट्स हैं, एनिमल वेलफेयर हो गया या फिर जो कंस्ट्रक्शन टुवर्ड्स नेचर का जो कॉन्सेप्ट है,
इन सभी को समझते हुए हमने जो प्राचीन काल में हमारी रचनाएं और हमारी जो कृतियां थीं, उनको मिक्स करते हुए अब हमने धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करना शुरू किया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो अभी समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान निकालते हुए हम लोग अपने आप को पुनः दुनिया के शीर्ष पर लेकर जाएंगे। क्योंकि निश्चित रूप से मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद से लेकर अंग्रेजों के द्वारा भारत को शोषित किए जाने के क्रम में भारत में असाधारण क्षति हुई, लेकिन इन क्षतियों के बावजूद हमने खुद को इतने सक्षम तरीके से तैयार करना आरंभ किया कि अभी आज़ादी के 50 साल, 60 साल, 70 साल जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम नई नई टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ वर्ल्ड के मैप में अपने आप को एक स्ट्रांग पोजीशन या फिर ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रांग नेशन के रूप में प्रेजेंट करते जा रहे हैं, चाहे वो कन्वेंशनल तरीका हो या मॉडर्न मेथड हो। और साथ ही साथ हमने अपनी जड़ों को भी संजोए रखा है, जिसमें एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इंडिया में, जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट। जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट अभी हमारे यहाँ पे धीरे धीरे घटना भी शुरू हुआ, लेकिन इसका दूसरा फायदा हमें जॉइंट फैमिली का देखने को ये मिलता है कि परिवार में किसी तरह की कोई मुसीबत भी आती है तो वो परिवार के सभी सदस्यों के मिले जुले होने के कारण एकत्रित रूप में वह आगे बढ़ता चला जाता है, वो प्रॉब्लम खत्म होती जाती है और समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। तो ये भी हमें बताता है कि हमने खुद को विश्व गुरु बनाने में ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन से बनता है। हमने हमारे सोसाइटी को इस तरह से इवॉल्व किया, डेवलप किया और इस तरह से बनाया था कि कोई भी समस्या आने पर उस समस्या से पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट से हम अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाते। और यही कारण है कि दुनिया की कोई सभ्यता लगातार टिक नहीं पाई, कंटिन्यू खुद को नहीं रख पाई, जबकि भारत की सभ्यता आज तक मौजूद है। चाहे वो हड़प्पा हो, वैदिक सभ्यता हो, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का समय हो, अशोका का समय हो, या फिर सुंग वंश हो, या गुप्त वंश हो, या वर्धन वंश हो, या फिर जैसे वर्धन वंश के बाद वाले जो समय है उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का समय काल हो, या उसके बाद सल्तनत काल हो, या मुगल काल हो, या आधुनिक काल हो, उसमें क्रमबद्धता पूरी तरह से बनी हुई। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, हमारी सोसाइटी के कोर में वो चीज़ें बसी हुई हैं। तो ये हमें साफ तौर पर बताता है कि हमारी सोसाइटी, हमारा स्ट्रक्चर जो है, वो पूरे दुनिया को एक परिवार के रूप में संजोए रखने के लिए जो बॉन्डिंग होता है वो हमारे कैरेक्टर में है, हमारे नेचर में है। और यही कारण है, आप देखिए कि दुनिया में लोग कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब भारत का नाम आता है तो भारत में जो एक बार आ जाता है वो भारत से वापस नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी आक्रमणकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो विश्व गुरु के बारे में जब कहा जाता है या कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वास्तव रूप में भारत पहले भी विश्व गुरु था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से इसकी साख थोड़ी, आप कह सकते हैं, समस्याओं में उलझी। लेकिन अब पुनः आज़ादी के बाद हम सभी भारतीयों ने अपने आप को इस तरह से ठान कर तैयार किया है कि हम पुनः अपने आप को दुनिया के शीर्ष पटल पर ले जाएंगे, और न केवल किसी एक सेक्टर में, बल्कि चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, उन सभी पर पीक पर ले जाने के लिए हर एक भारतीय काम कर रहा है। और इसके लिए उसे किसी पर्टिकुलर गाइडेंस या मोटिवेशन या इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल है। व्यक्तियों में जब बोला जाता है ना, राष्ट्रवाद की भावना के साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाने की भावना जब आ जाती है, तो उसके बाद किसी तरह के एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका हम उदाहरण भी ले सकते हैं, दुनिया के टॉप लेवल की जो कंपनीज हैं उसमें भारतीय ही हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और आपको जानकर यह खुशी भी होगी, हम भारतीयों के लिए कई बार यह वाक्य भी कहा जाता है कि भारतीय दूसरे एम्प्लॉयज़ या दूसरे देशों के नागरिकों की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि एक बार ये जिस कंपनी में जाते हैं उसे छोड़कर फिर दूसरी जगह नहीं जाते या तीसरी जगह नहीं जाते आसानी से। तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता है, और ये ट्रस्ट जो है ये भारतीयों के साथ ही है कि भारतीयों पे लोग करते हैं। किसी और देश के नागरिकों के साथ शायद इतनी, आप कह सकते हैं, विश्वसनीयता नहीं देखी जाती
दूसरे देशों में जहाँ पर भी भारतीय काम करते हैं। और ये भी एक कारण है कि विश्व गुरु बनने के लिए जब कहा जाता है हर क्षेत्र में विकास होना जरूरी है, जिसे स्वर्ण युग कहा जाए, या विश्व गुरु में जो हर क्षेत्र में अत्यधिक विकसित हो, तो उस मार्ग पर भारत न केवल चल रहा है, बल्कि अपने आप को हर एक भारतीय इस लायक बना भी रहा है कि यह भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाए और विश्व गुरु का जो हमारा खिताब है उसे हम प्राप्त करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने सेशन को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक बिल्कुल नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।